नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में भारत का जनसंख्या एवं उसका नगरीकरण। भारत की जो जनसंख्या है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हुए देखा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने के लिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो जनसंख्या एवं नगरीकरण है ये फैक्चुअल ज़्यादा होता है, और जो फैक्ट होते हैं अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बना देंगे हम तो क्या होगा कि बोरिंग लगने लग जाएगा। बोरिंग के साथ साथ याद करने में समस्या हो जाएगी। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भारत का महापंजीयक रिपोर्ट 2019, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2019, मानव विकास रिपोर्ट 2019, मानव विकास के चुनिंदा संकेतक 2019, नगरीकरण का अद्यतन योजनाएं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी। इसमें जो भी नवीन 2000 जनगणना 2011 के जो डाटा है, अंतिम डाटा है, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो नवीनतम आंकड़े मिले हैं उसको इसमें समायोजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, जनगणना का जो इतिहास है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। सबसे पहले इजराइल में जनसंख्या का प्रमाण मिला है, ठीक है, जो मूसा द्वारा कराया गया है वहाँ के नागरिकों के लिए। उसे बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत से ही जनगणना का प्रमाण मिलता है। सबसे जो पहले प्रमाण जो मिला है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिला है, वो 321 से 296 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो उनका समय था 321 से 296 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र था ये वास्तव में जो वहाँ का जो राज्य था वहाँ के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में सारी जानकारी इसमें निहित थी। ठीक है, तो इसलिए आपको जनगणना से संबंधित बातें इसमें मिलती हैं, और इसी में जनगणना का उपयोगिता के बारे में भी बताया गया है। फिर मध्य भारत में हम आएंगे। मध्य भारत में देखेंगे कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में, जो कि 1595 से 96 में लिखा गया था, उसका जनगणना का उल्लेख मिलता है। ये मध्य भारत में। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जब ब्रिटिशर्स थे, चूँकि भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश था, ठीक है, तो उनके समय सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराया था। आधुनिक भारत की बात हो रही है। फिर उसके बाद से 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा जनगणना कराया गया। तब से क्रम से जनगणना होता है, और जो दशकीय जनगणना है, दशकीय जनगणना का जो श्रेय है वो लॉर्ड रिपन को ही जाता है। बात करें 2011 की जनगणना की तो ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, और 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। ठीक है, अब देखिए पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद से दशकीय जनगणना का जो कार्य हुआ था वो 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा कराया गया था। तो ये हो गया जनगणना का इतिहास। अब देखते हैं हम लोग भारत के संदर्भ में। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में अब स्थिति, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें भारत की जनसंख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार, तो वो है 121.08 करोड़। ठीक है, भारत का विश्व में स्थान की बात करें तो ये दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का विश्व में जो स्थान है वो है दूसरा। तो पहला कौन सा है? जो पहला है वो है चाइना। जो चाइना का जो पॉपुलेशन है वो भारत से अधिक है। फिर उसके बाद से विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें जो भारत का योगदान है वो है 17.5%।
ठीक है, ये सारी बिल्कुल क्रम वाइज में लिखा गया है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद से कहा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो है 7वां। ठीक है, फिर भारत का क्षेत्रफल तथा उसका विश्व में प्रतिशत भाग। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत की बात करें तो विश्व की 2.4%, 2.4% भूभाग है पूरे विश्व का। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है, ये जो इसकी जो भूमि है, इस पे डे बाय डे जो जनसंख्या का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला है जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि संविधान एक ऐसा चीज़ है जो एक अधिकार दिलाता है। ठीक है, जैसे कि हम मानव के लिए मूल अधिकार दिया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से जनगणना का जो प्रशासनिक स्वरूप है इसको संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग एग्जाम के जो पैटर्न्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग कि जनगणना को पूछेगा कि किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो जो जनगणना है उसको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर आएगा बात कि जनगणना अधिनियम 1948 क्या है। तो जो जनगणना अधिनियम 1948 है, ठीक है, यह अधिनियम जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान कराता है। ठीक, फिर उसके बाद से जनगणना विभाग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। 1961 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें जनगणना से संबंधित विभागों को बांटा गया था, जैसे कि केंद्रीय स्तर पे। तो केंद्रीय स्तर पे बात करें तो इस विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होता है वह महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, और इसका जो कार्य क्या होता है, ये पूरे देश के जो जनगणना होती है उसका निर्देशन करता है और जनगणना संबंधी आंकड़ों को जारी करता है या प्रस्तुत करता है। ठीक, फिर देखेंगे कि राज्य स्तर पे बात करें तो ये एक स्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए की गई। इसका प्रमुख जनगणना निदेशक होता है और इसका जो कार्य है वो जनगणना संबंधी कार्यों का निर्देशन एवं परीक्षण करना होता है। फिर बात आती है क्षेत्रीय स्तर पे। क्षेत्रीय स्तर पे होता है क्षेत्रीय उपनिदेशक, जिला स्तर पे जिलाधीश, महापालिका स्तर पे मुख्य नगर आयुक्त अधिकारी, और इस जो ये होते हैं इनको जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है। ठीक, इस श्रृंखला की जो अंतिम कड़ी है, ठीक है, उसे बोलते हैं परगणक, यानी कि इनुमेरेटर। ये जनगणना का वास्तविक कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, तो ये रहा प्रशासनिक स्वरूप। अब देखेंगे हम लोग एक नज़र 2011 से पहले हुए जनगणना पे। जनगणना से जो पहले 2011 से पहले जो जनगणना हुई थी उसको एक नज़र देख लेते हैं। देखेंगे कि 1901 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, मात्र 23.8 करोड़ थी। ठीक, उसके बाद से 1951 में 36.10 करोड़ हो गया, यानी कि इसमें कितना वृद्धि हो गया, 13.31% की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर 1981 में हम देखेंगे तो 1981 में ये बढ़कर जो जनसंख्या थी 68.33 करोड़ हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो ये हो गया 24.66% वृद्धि। फिर उसके बाद से 2001 में इसकी जो जनसंख्या थी 102.68 करोड़ था। ठीक है, जो 21.54% था, यानी कि
सबसे ज़्यादा वृद्धि किस दशक में हुई थी? तो ये हुआ था 1951 से 1981 के दशक में 24.66%। ठीक है, इसी दशक को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक चीज़ और, जो 1921 है, 1921 में जो जनगणना थी उसमें कमी आई थी। वहाँ पे जो कमी आई थी वो -3.1% की, यानी कि -0.3 है, 0.31% की कमी आई थी। कमी आने का कारण क्या था? कमी आने का जो कारण था वो उस समय एक तो ब्रिटिशर्स थे जो आर्थिक रूप से भारत को पंगु बना दिए थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे अकाल, महामारियाँ, ठीक है, और जो सूखा, ये सारे चीज़ इनके रीजन थे जिसके वजह से मृत्यु दर अधिक हो गई थी और जो जनसंख्या में कमी हुआ था। ठीक, और इस प्रकार आज़ादी से पूर्व यानी 1901 से 51 की जो मध्य है 12.3 करोड़ की ही वृद्धि हुई, जबकि 1951 से 2001 के बीच 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य। भारत की जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े आकार वाले। तो पहले नंबर पे है आपका राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये सबसे बड़े राज्य हैं। देखिए, एग्जाम में इसका क्रम पूछता है कि निम्न में से अवरोही क्रम या आरोही क्रम में राज्यों का क्रम निर्धारित करें। ठीक है, तो आप यही शुरू के 5 पूछता है, फिर लास्ट के न्यूनतम पूछता है। तो न्यूनतम हम देखेंगे कि जो सबसे छोटे राज्य हैं वो कौन से हैं? गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड और मिजोरम। इनका जो क्षेत्रफल है देख सकते हैं, क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है 37.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोवा का विस्तार है। 3796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिक्किम है। त्रिपुरा है 10,486 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड है 16,579 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम है 21,081 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये इनका क्रम है। ठीक, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये मतलब यहाँ पे जो भी लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद से अंडमान निकोबार। जब जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो ये राज्यों में इसका नंबर आता था, लेकिन जब इसका बंटवारा हो गया 2 भागों में तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए, तो आके इसमें जुड़ गए। फिर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव और लक्षद्वीप। ठीक है, इनका क्रम है। और सबसे छोटा अगर इसमें पूछा जाए तो डायरेक्ट आप नीचे से शुरू कर लें कि सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दमन दीव 122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चंडीगढ़ 144 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार से आप बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम दोनों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भारत। जो भारत है ये मूलतः गांवों का देश है। भारत मूलतः गांवों का देश है। भारत में गांवों की जो संख्या है वो है 6,40,930। ठीक है, ये जो कि कुल का 68.9% है। जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, यानी भारत के कुल जनसंख्या का मात्र 31.1% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 68.9% गांव में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़, जिसमें
जो पुरुष जनसंख्या है वो है 51.47% और महिला 48.53%। इस प्रकार यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो पुरुषों की संख्या है महिलाओं से अधिक है। लिंगानुपात आगे बताया जाएगा आपको, यहाँ पे बस हर चीज़ एनालिसिस करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कुल जनसंख्या का 13.60% है। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है दे दिया गया है। फिर उसके बाद से 6 वर्ष से जो ऊपर की जो जनसंख्या है वो 86.4% है, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन में आता है कि 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद से कहेगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर रही, तो जो दशकीय वृद्धि दर रही वो कितना रही 17.7%, जबकि वार्षिक जो वृद्धि दर है वो है 1.64%, 1.64%, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है, इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। ये 10 राज्यों का क्रम यहाँ पे हमने लिख दिया है, जबकि मोस्टली 5 राज्यों से उठाता है। अगर मान लीजिए कि जनगणना 2011 में हुआ था, ठीक, 15वीं जनगणना, अब 16वीं जनगणना होने वाली है, शुरू भी हो गया है, तो इसलिए हो सकता है कि उसके बाद वाला पूछ दे, तो आप लोगों को कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और मणिपुर। ये हो गया राज्यों का। अब देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से क्रम। तो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है दिल्ली में, फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। अगर इसमें न्यूनतम का है तो फिर वही चीज़ नीचे से हम लोग देख लेंगे कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप में, दमन दीव, दादर नगर हवेली में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, यानी कि जो राज्य है उसमें 10 वर्ष के दौरान वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। दशकीय जनसंख्या में सबसे जो अधिक वृद्धि हुआ है वो है मेघालय। मेघालय में 27.95% की वृद्धि हुई है। फिर अरुणाचल प्रदेश में 26.03%। अब देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत अधिक है। राष्ट्रीय औसत क्या है 17.7, जबकि इनका क्या है 27.95, कितना अधिक है। फिर देखेंगे बिहार में जो वृद्धि है दशकीय वृद्धि वो 25.42% की, मणिपुर में 24.50% की, जम्मू कश्मीर में 23.64% की, मिजोरम में 23.48% की, छत्तीसगढ़ में 22.61%, झारखंड में 22.42%, राजस्थान में 21.31%, मध्य प्रदेश में 20.35%, उत्तर प्रदेश में 20.23%। इस प्रकार से इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो न्यूनतम हम देखेंगे कि नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दशकीय वृद्धि में कमी आई है। कमी कितना आया है माइनस 0.58% की, ठीक। उसके बाद से केरल है, केरल में 4.91% की वृद्धि हुई है। गोवा में हुआ है 8.23% की, आंध्र प्रदेश में 10.98% की, पश्चिम बंगाल में 13.84% की, उड़ीसा में 14% और त्रिपुरा में
14.84%। एक चीज़ और, जहाँ पे ये आपका जैसे आंध्र प्रदेश है 10.98% है, ये एक्यूरेट जो एक्चुअल जो गणना था वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर एग्जाम में आ जाता है 10.98 की जगह अगर 11% आ जाता है तो आप बेझिझक आप 11% पे मार के आएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे त्रिपुरा दिया है 14.84%, तो हो सकता है कि यहाँ पे 15% कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में दे रखना है। चलिए हम देख लेते हैं कि जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि 1991 से 2011 और 2001 के मध्य रहा, जिसमें 18.23 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है, 91 से 2001 के मध्य, ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही। इसके बाद से 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी कि जो 2001 है, 2001 से 2011 में कुछ कमी आई, कुछ। फिर देखेंगे सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में 71 से 81 में रही है। कितना रहा है? 2.22%। प्रतिशत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब था? 1961 से 71। अभी हम लोग पीछे देखे थे। ठीक है, तो ये कितना था? 24.80% की वृद्धि हुई थी। यानी कहा, पूछ दे क्वेश्चन कि प्रतिशत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस दशक में हुआ था? तो 1961 से 71 के दौरान। ठीक, फिर है प्रतिशत में न्यूनतम दशक की वृद्धि, ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 से 1921 में। ठीक है, इसी को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 है, उसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -0.31% की कमी आई थी। कारण भी मैंने बता दिया कि उस समय अकाल, ठीक है, महामारी और जो ब्रिटिशर्स थे इनका दबाव, ये सारी चीज़ें उसकी रीजन थी। फिर इसके बाद से 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है उसको प्रतिशत में देखेंगे तो 17.7% रही, और वार्षिक वृद्धि कितनी रही? 1.64%। ये आपको कई जगह देखने की मिलेगी, इसलिए क्योंकि इसका तुलना करते हुए ही हमें चलना है, और ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये और भी आसानी हो जाएगा आपको याद करने में, अगर एक ही चीज़ 2-3 जगह मिल जा रही है और संदर्भ देते हुए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े और महत्वपूर्ण जुड़े उससे जो तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखेंगे जनगणना 2011 का अंतरिम आंकड़ों जारी होने के लगभग 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। जो अंतिम आंकड़ा था वो 2 वर्ष बाद यानी कि 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। जनगणना 2011 का जो आयोजन था वो भारत के जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। ठीक, जबकि वहीं पे 2001 की जनगणना आयुक्त के बारे में अगर पूछ दे तो वो थे जयंत कुमार बंठिया। जयंत कुमार बंठिया, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है जब भी आप पढ़ें। ठीक है, तो उसके पहले वाले को संदर्भ में लेते हुए पढ़ें। ठीक, इसके बाद से बात करें तो भारत की यह 15वीं जनगणना थी, और इस बार इसका जो नारा था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और यहीं पे ये बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है? 7वीं नंबर की जनगणना है। ठीक है, जबकि टोटल जनगणना 15वीं जनगणना है। और ये जनगणना 2011 है, इसका शुभंकर क्या था? तो ये था प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक, ये हो गया शुभंकर। हम लोग फिर देखेंगे जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े, फाइनल डाटा। यहाँ पे जो जनसंख्या है इसमें पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या, 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, फिर इसमें दशकीय वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, लिंगानुपात, ठीक है,
नगरीय प्रतिशत साक्षरता, ठीक है, साक्षरता में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, महिलाओं की साक्षरता कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो संपूर्ण जनसंख्या है वो कितना है, जो मतलब 2001 में था 102 करोड़ 87 लाख 37,436, जबकि 2011 में 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ 8,54,977 था। अंतर कितना का था, 18 करोड़ 21,17,541 का डिफरेंट था, यानी कि इसमें इतना वृद्धि हुआ 2001 की तुलना में 2011 में इतना क्या हुआ, आपका वृद्धि हुआ। इसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो जनसंख्या थी कितने परसेंट थी 2001 में, तो ये थी 51.73%, और महिलाओं का कितना था 48.27%, जबकि 2011 में 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं थीं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो पुरुष की जो जनसंख्या है 2001 की तुलना में 2011 में कुछ कमी आई और महिलाओं की संख्या में थोड़ा वृद्धि हुआ। ठीक, अब देखेंगे 0 से जो 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या की बात करें तो ये था 16 करोड़ 44 लाख 78,150, यानी कि कुल जनसंख्या के 13.6% जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, ये 2011 की जनसंख्या। ठीक, वहीं पे आप 10 की वृद्धि दर की बात करें तो जो 10 की वृद्धि दर है हम लोग पीछे भी देख लिए, कितना था 17.70%, जबकि 2001 में 21.54% था, तो कमी कितना हुआ 3.84%। देखिए, कभी कमी पूछ देगा, कभी उसका प्रतिशत पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार 2 बार चला के भी देख सकते हैं, एक पूरा आपको नोट्स ही यहाँ पे मिलेगा। और भी जैसे आपको किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीधे अनूप स्टडी जोन चैनल पे जाएं, वहाँ पे सारी क्लासें आपको मिलेंगी, जैसे कि लेखपाल की, ग्राम विकास अधिकारी की जो भी है, ठीक है, बीईओ की, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको कोई पेड नहीं है, वहाँ पे आपको कोई पेड नहीं होगा, बिल्कुल फ्री क्लास। तो आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन करें। और एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जिससे कि जो अन्य लोग हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनके पास भी पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठाएं। चलिए आगे देखते हैं। वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर कितना है 1.97% 2001 में था और 2011 में 1.64%, यानी कि 0.33% की इसमें कमी हुई। फिर लिंगानुपात की बात करें तो जो लिंगानुपात थी वो 2001 में 933 था। 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या कितनी थी 933 थी। 2011 में ये बढ़कर 943 हो गया, यानी कि हम देखेंगे कि 10 की वृद्धि हुई है। ठीक, फिर देखेंगे हम लोग नगरीय प्रतिशत। नगरीय प्रतिशत कितना है 27.81%, 2001 में थी। 2011 में ये था 31.10%। ठीक, यानी कि इसमें कितना वृद्धि हुआ 3.20% की। अब देखेंगे हम लोग साक्षरता। भारत में साक्षरता कितना है, तो भारत में जो साक्षरता है कुल जनसंख्या का 64.8% 2001 में थी और 2011 में 73% बढ़ के, यानी कि इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ, तो इसमें वृद्धि हुआ 8.20% की वृद्धि हुई। ठीक, अब इस साक्षरता में पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, तो पुरुष की जो साक्षरता थी वो 2001 में
75.26% और महिलाओं की थी 53.67%। इस प्रकार देखेंगे कि जो महिलाओं की साक्षरता रेट है वो भी पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है। हम लोग देखेंगे कि 2011 में ये बढ़कर पुरुषों की जो साक्षरता प्रतिशत है 80.90% हो गई और महिलाओं की जो साक्षरता प्रतिशत है वो 64.60% हो गई। ठीक है, इस प्रकार से 5.64% की वृद्धि पुरुषों में हुआ और 10.93% की वृद्धि महिलाओं में हुआ, यानी कि जो महिलाओं की जो वृद्धि में काफ़ी अच्छा सुधार देखा जा रहा है। जनघनत्व की बात करें तो जो भारत की जो जनघनत्व है वो कितना है, पहले था 325 2001 में और ये बढ़कर कितना हुआ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 57 की वृद्धि हुई। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग भारत में लिंग संरचना। भारत में लिंग संरचना की बात करें तो सबसे अधिक कब थी, सबसे कम कब था, फिर वर्तमान में कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल फॉर्मेट बनाया गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात थी। 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात कितनी थी 972। फिर सबसे कम जो हुआ 927। 927 कब हुआ 1991 में, जो 1991 की जनगणना हुई थी उसमें जो लिंगानुपात 900 घटकर 27 हो गई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2001 से 2011 की तुलना कराई जाए, ठीक है, तो 2001 में था 933 बढ़कर 943 हुआ, यानी कि 10 अंक की इसमें वृद्धि हुई है। अब पूछेगा कि शीर्ष 6 लिंगा अनुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 6 लिंगा अनुपात वाले राज्य हैं। पहले नंबर पे केरल है, केरल। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़, मेघालय और उड़ीसा। केरल का सबसे अधिक जो लिंगानुपात यानी कि जो पुरुषों से अधिक वहाँ पे महिलाओं की संख्या है, कितना है 1084। ठीक है, यहाँ पे डाटा दे दी गया है। फिर सबसे जो कम लिंगानुपात है वह कहाँ की है, वो है हरियाणा की। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 879। जम्मू कश्मीर का फिर है, जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912 और बिहार का 918। ठीक है, हरियाणा में चूंकि एक नया रिपोर्ट मिला है जिसमें मनोहर लाल जो खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट अपना डाटा दिया है कि यहाँ पे जो लिंगानुपात है वहाँ पे वृद्धि हुआ है। वहाँ पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, पानीपत से शुरू किया गया था, तो उससे प्रभावित होकर वहाँ की जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि, जनसंख्या नहीं लिंगानुपात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कुछ इससे जो फार्मूले होते हैं, जो जैसे कि लिंगानुपात का होता है, शिशु लिंगानुपात का, ये फार्मूले हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, तो लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000, क्योंकि 1000 पे निकाला जाता है तो 1000। फिर है शिशु लिंगानुपात। शिशु क्या होते हैं, जो 0 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, तो बालिकाओं की संख्या जो मतलब 0 से 6 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या बटे 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक हैं उनकी संख्या गुणे 1000। फिर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। फिर हम देखेंगे कि साक्षरता अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि लिटरेसी रेशियो। साक्षर व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो भी कुल साक्षर व्यक्ति हैं, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7+ आयु वाली जनसंख्या। पहले क्या है कि 7 वर्ष से जो कम बच्चे होते थे
उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको 7+ यानी कि 7 वर्ष से अधिक के लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है। तो 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100, या अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो LR बराबर L बाई, ये आई मत समझिएगा, ये L है, ठीक है, L बाई 7+P, ठीक है, इंटू 100। अब देखेंगे हम लोग कि भारत में 1971 के पूर्व जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय 5 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, जबकि 1981 से 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चलिए अगला है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक 972 शिशु लिंगानुपात है। फिर उसके बाद से मिजोरम, छत्तीसगढ़, केरल, असम। केरल में कितना है 964, असम में कितना है 962। हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में है 834। फिर पंजाब में 846, जम्मू कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और उत्तराखंड और गुजरात का जो संयुक्त रूप से 890 है। तो ये सबसे कम वाले, ये बिल्कुल क्रम में आप याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 2011 में 8 अंक की कमी आई। जो 2011 की जो जनगणना हुआ वो हम देखेंगे कि 2001 की तुलना में 2011 में कमी आई। अब कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात अंडमान निकोबार में था 968 और पांडिचेरी में 967, जबकि सबसे जो कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक। चलिए अब है 0 से 6 आयु वर्ग में 2001 से 2011 में लिंग अनुपात में वृद्धि या कमी। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी लिंग में, ये लिंगानुपात है, ठीक है। वो पीछे जो हम लोग देखे थे वो जनसंख्या था। तो लिंगानुपात में पंजाब में जो 48 अंक की वृद्धि हुई, यानी कि जो 2011 है उसमें कितना हो गया 846। अगर 2001 की बात करें तो हम 846 में 48 माइनस करेंगे तो 2001 की निकल आएगी, जो लिंगानुपात है निकल के चला आएगा, ठीक। फिर उसके बाद से चंडीगढ़ में 35 की वृद्धि हुई, हरियाणा में 15 की, अंडमान निकोबार में 11 की और मिजोरम में 6 की वृद्धि हुई। सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुआ, तो सर्वाधिक कमी हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 79 की कमी हुई, दादर नगर हवेली में 53 की कमी हुई, लक्षद्वीप में 48 की, राजस्थान में 21 की और महाराष्ट्र में 19 की कमी हुई। अब कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में संपूर्ण लिंगानुपात में वृद्धि कमी वाले राज्य, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि है लिंगानुपात 2001 से 2011 के दशक में संपूर्ण लिंगानुपात, संपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं। अभी तो हम लोग 0 से 6 आयु वर्ग के कह रहे थे, लेकिन अब सबको सम्मिलित करते हुए कह रहा है। तो सबसे जो अधिक वृद्धि हुई थी कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, पुडुचेरी और नागालैंड में, जबकि सबसे जो कमी, सर्वाधिक कमी दमन दीव की हुई थी, उसमें 92 की हुई थी, दादर नगर हवेली में 38 की कमी, जम्मू कश्मीर में 3 की कमी, बिहार और गुजरात में 1-1 की कमी हुई है, ठीक। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।